हमारा 7th पॉइंट है इंश्योरेंस एजेंट का, कि अगर इंश्योरेंस एजेंट कोई भी इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस देता है तो जो कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो आरसीएम में कवर होती है और जीएसटी को पे करती है। ऑब्वियस सी बात है, इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट होते हैं, वो एजेंट बहुत सारे पर्सन को सर्विस देते हैं, ठीक है, ऑफर्स देते हैं, अपनी स्कीम के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में लोगों को बताते हैं। तो इस केस में जो जीएसटी पे करते हैं वो उसकी कंपनी जो है, भले एजेंट सर्विस दे रहा है बट जो कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो आरसीएम में कवर होती है और जीएसटी को पे करती है। सिंपल कि अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस दे रहा है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आरसीएम में कवर होगी और जीएसटी को पे करेगी, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास 8th पॉइंट आता है, वही सेम चीज़ कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट होता है, अगर वो रिकवरी एजेंट की सर्विस देता है किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो वो लोग ही लायबल होते हैं, ठीक है। तो वही जैसे इंश्योरेंस एजेंट का था, उसी तरह से है कि अगर कोई रिकवरी एजेंट है, अगर वो रिकवरी एजेंट की सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो बैंक होता है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो लोग आरसीएम में कवर होते हैं और जीएसटी को पे करते हैं, ठीक है। तो एजेंट कभी भी लायबल नहीं होता। इंश्योरेंस एजेंट में इंश्योरेंस कंपनी, रिकवरी एजेंट में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो लोग आरसीएम में कवर होते हैं और जीएसटी को पे करते हैं, सिंपल। उसके बाद हमारे पास 9th पॉइंट आता है, अगर कोई भी फॉरेन पार्टी है, ओशियन फ्रेट की सर्विस देती है, तो उस केस में जो इम्पोर्टर होता है वो जीएसटी को पे करेगा, आरसीएम में कवर होगा, ठीक है। तो फॉरेन पार्टी कौन होगी? सप्लायर। दे क्या रहा है? ओशियन फ्रेट की सर्विस दे रहा है इंडिया में, तो जो इम्पोर्टर है, ठीक है, जो यहाँ पे जो सर्विस को ले रहा है, जो इम्पोर्टर है, वो आरसीएम में कवर होगा और जीएसटी को पे करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 10th पॉइंट आता है, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट होते हैं, उनका कोई भी कॉपीराइट जो सर्विस होती है, तो उस केस में जो कंपोजर है या जो प्रोड्यूसर होते हैं, वही लोग आरसीएम में कवर होते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैं एक पॉइंट आपको बताती हूँ, जिस तरह से आपको ईजी होगा याद रखने में, ठीक है। मैं आपको एक पॉइंट बता दें, हाँ 18th पॉइंट देखिए, ठीक है। 18th पॉइंट देखिए, इसमें है ऑथर का, कि अगर ऑथर अगर अपना कॉपीराइट ट्रांसफ़र करता है, वही कॉपीराइट की सर्विस देता है, तो जो पब्लिशर होता है, तो वो फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज कुछ भी लग सकता है, ठीक है। तो डिफरेंस आपको समझ में आया। ऊपर वाला जो पॉइंट है, ठीक है, वो ये बोलता है कि अगर कोई भी म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट होते हैं, तो उसके जो कंपोजर है या जो प्रोड्यूसर है, वो आरसीएम में ही कवर होंगे, वही जीएसटी को पे करेंगे, ठीक है। लेकिन ऑथर का केस अलग किया गया। पहले ऑथर इसी में इंक्लूड था, बट ऑथर का केस अमेंडमेंट के बाद इसको अलग किया गया है कि अगर ऑथर कॉपीराइट की सर्विस देता है, तो इस ऑथर ऑब्वियस सी बात है पब्लिशर है, तो जो पब्लिशर होता है वो फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज कुछ भी लगा सकते हैं। इट मीन्स इस केस में सप्लायर या रिसीवर दोनों में से कोई भी जीएसटी पे कर सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑथर का ऑप्शन अलग है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें दो डिफरेंस बताए गए हैं कि ऑथर का केस अलग है। ऑथर में जो पब्लिशर होता है उसमें फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज कुछ भी लग सकता है, बट इसके अलावा कोई भी म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, तो उस केस में जो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, फोटोग्राफर्स होते हैं, तो उन केस में आरसीएम ही एप्लीकेबल होता है। सिर्फ ऑथर का केस अलग किया गया है, अदरवाइज और कोई केस नहीं, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये दोनों मैंने साथ में बता दिया ताकि आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट वाला केस हम अभी नहीं देखेंगे, गवर्नमेंट वाले केस जो है हम एक साथ देखेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हमारे गवर्नमेंट के हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम एक साथ देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं हमारे 13th पॉइंट पे, ठीक है। आप देखो स्क्रीन पे 13th पॉइंट है, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, ठीक है। अगर एनी सर्विस देता है तो इस केस में जो आरबीआई होता है वही रिवर्स चार्ज में कवर होता है एंड जीएसटी को पे करता है, ठीक है। अब ओवरसीइंग कमेटी क्या होता है? होते हैं जैसे कि हमारी ओवरसीइंग कमेटी होती है कुछ सजेशंस के लिए, ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए कमेटी बनाई जाती है ताकि वो कुछ सजेशन दे सके, कुछ प्लान्स बता सके। तो अगर ओवरसीइंग कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं अगर वो कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो वो लोग लायबल नहीं होंगे। आरबीआई है वही हमारा लायबल होगा, वही आरसीएम में कवर होगा और वही जीएसटी को पे करेगा, आरबीआई, ठीक है। उसके बाद 14th केस आता है इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डीसीए भी कहते हैं, अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, ठीक है। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल डीएसए है, ठीक है, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, अगर वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विस दे रहा है तो इस केस में जो बैंकिंग कंपनी या जो एनबीएफसी होती है वही लोग लायबल होते हैं, आरसीएम में कवर होते हैं और जीएसटी को पे करते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि अगर कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट
DSA अगर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म और LLP अगर वो अपनी कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो इस केस में बैंकिंग कंपनी या NBFC वही लोग लायबल होते हैं, RCM में कवर होते हैं और GST को पे करते हैं। आप एक चीज़, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो, आप एक चीज़ नोटिस करो कि जिस केस में भी एजेंट है, एजेंट कोई भी RCM में कवर नहीं हो रहा, उसकी जो बैंकिंग कंपनी होती है, NBFC या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, या इंश्योरेंस कंपनी, वो लोग ही इसमें कवर हो रहे हैं RCM में और वही लोग GST को पे कर रहे हैं। तो ये तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा ना कि हाँ एजेंट भले सर्विस दे रहा है बट एजेंट कभी भी RCM में कवर नहीं होता, उसकी जो कंपनीज होती हैं वो कवर होती हैं, वो GST को पे करती है। सिंपल, इस तरीके से याद रखो, ठीक है। कोई भी चीज़ आप रटोगे तो आपको याद नहीं होगा जब तक आप उस चीज़ को लिंक नहीं करोगे और उस चीज़ को समझोगे नहीं, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद हमारे पास आता है, और याद रखना यहाँ पे अदर देन लिखा है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म और LLP को छोड़ के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब इंडिविजुअल ही होगा, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म LLP, ये तो ऑटोमेटिक ही हो गया, ठीक है। देन इसके बाद 15th केस आता है, बिजनेस फैसिलिटेटर होता है, अगर वो कोई भी सर्विस देता है तो उस केस में बैंकिंग कंपनी ही लायबल होती है। बिजनेस फैसिलिटेटर क्या हो गया, ऑब्वियस बात है एक एजेंट की तरह ही हो गया, ठीक। इस चीज़ को भी आप समझो, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर है, कोई फैसिलिटी दे रहा है, ठीक, एक एजेंट की तरह ही हो गया। तो अगर कोई भी सर्विस दे रहा है तो इस केस में जो बैंकिंग कंपनी होती है वही लोग RCM में कवर होती है और GST को पे करती है, एज इट इज़ सिंपल, ठीक है। तो बिजनेस फैसिलिटेटर भी क्या हो गया, एक एजेंट की तरह हो गया, सिंपल, तो बैंकिंग कंपनी ही लायबल होगी। 16th केस आता है, अगर एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, अब फिर से एजेंट का केस आ गया कि अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का अगर कोई एजेंट होता है, अगर वो भी कोई सर्विस दे रहा है तो इस केस में एनी रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ही है, तो वही लोग RCM में कवर होंगे और वही लोग GST को पे करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर कोई भी एजेंट का केस है, एजेंट में हमेशा उसकी कंपनी ही लायबल होती है, सिंपल। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट अगर सर्विस दे रहा है तो एनी रजिस्टर्ड पर्सन, आप यही समझो कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होता है, वही लोग GST पे करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद हमारे पास 17th केस आता है, एनी पर्सन अदर देन कॉरेस्पॉन्डेंट। अब एनी पर्सन अदर देन कॉरेस्पॉन्डेंट है, अगर वो सिक्योरिटी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में भी जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वही लोग RCM में कवर होंगे। आप लोग एक चीज़ नोटिस करना कि मैंने जब 8th स्पेसिफाइड गुड्स के केस पढ़ाए थे उसमें भी कई जगह था रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पर भी आपको कुछ जगह मिलेगा रजिस्टर्ड पर्सन। RCM में मैक्सिमम जो होता है रजिस्टर्ड पर्सन ही कवर होते हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन RCM में कवर नहीं होते। इस वजह से हर जगह रजिस्टर्ड पर्सन ही लिखा है क्योंकि इसमें रजिस्टर्ड पर्सन कवर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को छोड़कर अगर कोई भी पर्सन सिक्योरिटी की सर्विस दे रहा है तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो RCM में कवर होगा, एज इट इज़ सिंपल, ठीक है। ऑथर का केस मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। उसके बाद आपका 19 केस आता है, ठीक है, 19 आता है, लेंडर का केस आता है कि अगर कोई भी लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है, अगर लेंडर सिक्योरिटीज़ की लैंडिंग कर, सिक्योरिटीज़ मतलब आपने पढ़ा ही होगा ना, सिक्योरिटीज़ का जो ऑप्शन फॉरवर्ड, आपने SLCA में पढ़ा होगा कि जो फॉरवर्ड ऑप्शन होता है, ऑप्शन होता है, फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं। तो अगर सिक्योरिटीज़ को लैंडिंग की जाती है तो जो बोरोवर होता है वो RCM में कवर होगा, लेंडर नहीं होगा। लेंडर कौन हो गया, सप्लायर, जो सिक्योरिटी की लैंडिंग कर रहा है, किसके पास, बोरोवर के पास। तो बोरोवर सिक्योरिटीज़ की लैंडिंग अपने पास रिसीव कर रहा है, तो जो बोरोवर है वही हमारा RCM में कवर होगा और GST को पे करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेंडर दे रहा है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, तो RCM में कवर कौन है, बोरोवर, इट मीन्स बोरोवर ही GST को पे करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 20 केस। 20 में होता है कि अगर एनी पर्सन, कोई भी सर्विसेज सप्लाइड बाई एनी पर्सन बाई वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स TDR और फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट बाई ए प्रमोटर। इतना लंबा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस सिंपल है कि अगर TDR या फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI का अगर कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट होता है, अगर प्रमोटर करता है तो इस केस में जो प्रमोटर है या जो बिल्डर होते हैं वही लोग RCM में कवर होते हैं और GST को पे करते हैं, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पर हमारा आ जाता है 21 में भी कि अगर लॉन्ग टर्म लीज देते हैं लैंड पर 30 ईयर्स और मोर के लिए, तो यहाँ पर भी जो प्रमोटर या जो बिल्डर होते हैं वही लोग GST को पे करते हैं, ठीक है। तो देने वाला बंदा कौन है, एनी पर्सन, प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए दे रहे हैं, फर्स्ट है TDR FSI का, सेकेंड है लॉन्ग टर्म लीज के लिए 30 ईयर्स और मोर के लिए, तो जो प्रमोटर और बिल्डर होते हैं वही लोग GST को पे करेंगे, RCM में कवर हो।